बिहार के एक कच्चे से मकान में करीबन 8 साल की होकर नवीं साल में चलने वाली लड़की दीवालों को हाथ से रगड़ती है और सूंघ कर उस कच्चे गोबर से लिपे हुए मकान को उल्टियां करने लगती है और जोर से चिल्लाती है, गोबर को दीवालों पर कौन लगाता है? तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया है? वो लड़की इंग्लिश में बात करने लगती है। माँ बाप तुरंत उसकी झाड़ फूक कराना चाहते हैं। यहाँ पर उसको एक बहुत बड़े तांत्रिक के पास ले जाया जाता है, क्योंकि वो लड़की जमीन पर चलती है, हाथों को रगड़ती है कि मैं काली कैसे हो सकती हूँ, ये मेरे हाथ नहीं है। अपने आप को आईने के अंदर जब देखती है तो चिल्ला उठती है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा शरीर ऐसे कैसे बदल सकता है। जब उसे उस झाड़ फूक करने वाले के पास लेकर जाता है और जैसे ही वो उसका एक झाड़ा नहीं लगाते हैं, ऐसे लगाता है, तो ये 8 साल की होकर नवीं साल में चलने वाली लड़की उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, ए ढोंगी, किसी और को ढोंगी, तुम अपनी इन बातों के जाल में बहका सकते हो। मैं तुम जैसे ढोंगियों की असलियत दुनिया के सामने लाकर रखती हूँ। मेरे सामने ये झाड़ फूक नहीं, मुझे पता है झाड़ फूक क्या होती है। दोस्तों, यहाँ पर परिवार सदमे में आ चुका था। वो मतलब एकदम तिगड़म करके स्कूल पहुंचती है, जो कभी भी स्कूल नहीं गई थी। 9वीं साल में चलने वाली लड़की वो स्कूल जाने की जिद करती है। वहां के प्रिंसिपल से यानी हेड मास्टर जी से गुजारिश करती है कि मुझे एक पत्र लिखना है और ये पत्र मेरे पति तक पहुंचा दीजिए। जब ये इन लफ्जों को बोलती है तो पूरे गांव में गिल्ला मच जाता है। अरे भाई, फलाने की लड़की की शादी कब हुई? अरे ये तो 8 साल की उम्र में ही भागने के चक्कर में है छिनार। इस तरह की बातें करते हैं। आपको पता है बिहार में कैसी भाषा बोली जाती है। दोस्तों, ये माजरा क्या था? क्यों एक लड़की अपनी ही देह से प्रेम करना बंद कर देती है? आईने में देखकर क्यों चिल्लाती है? दीवालों को हाथों से रगड़कर क्यों सूंघती है और फिर क्यों उल्टियां करती है, जबकि वो 8 साल इसी घर में पली बड़ी थी? ये पूरा मामला क्या है? ये मेरे चैनल पर दूसरी ऐसी घटना है जो आपको थोड़ा सा परेशान करने में सक्षम रह पाएगी। आपको हैरानी होगी, ऐसा भी हो जाता है क्या? हाँ जी, ऐसा हो जाता है। आज इस स्टोरी को जब आप सुनोगे तो आप उस स्टोरी को महसूस करोगे जो मैंने आज से करीबन 1 साल पहले आप लोगों को बताई थी। और दरअसल हैरानी की बात है, ये स्टोरी एक ही नाम से है। उस स्टोरी में भी यही नाम था और इस स्टोरी में भी यही नाम है। चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलती हूँ मैं यहाँ पर। पहले यहाँ पर बिहार लेकर चलती हूँ। बिहार आपको मेरे साथ चलना होगा। बिहार में एक छोटा सा गांव होता है और गांव में एक परिवार रहता है। परिवार में कुल 3 सदस्य थे, पति पत्नी और उनकी 9 साल की बेटी, यानी 9वीं साल में चलने वाली, जिसका नाम शांति होता है। मैं आपको बताऊं, शांति नाम होता है और इसको बहुत तेज बुखार था। बार बार वैद्य आकर लौट गया था, लेकिन वैद्य जी इनका बुखार नहीं उतार पाते हैं। रात का समय था। रात को करीबन 11:45 होते हैं। ये लड़की बहुत तेज कराहती है। थोड़ी देर अपने हाथ पैर मारती है और हाथ पैर मारने के बाद ये बिल्कुल मृत हो जाती है। माँ इसकी तरफ भागती है। माँ रात भर पट्टियां रखती है, पति को जगाती है, जल्दी जाओ, वैद्य जी को बुलाकर लेकर आओ, तुम्हारी बेटी की, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। वैद्य जी को जब बुलाकर लाया जाता है तो वैद्य जी जब इस लड़की को देखते हैं तो उनकी आंखों में भारी पश्चाताप होता है। वैद्य जी कहते हैं कि आपकी बेटी नहीं बच पाई है, यानी 9वीं साल में चलने वाली शांति अब इस दुनिया में नहीं रही थी। माँ माथे में हाथ मारने लगती है। इस सब के बीच रात के 12 बज चुके थे। अब रात के वक्त तो इसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। दोस्तों, यहाँ पर ये अपने माथे में हाथ मारती और कहती है, मैंने कहा था किसी अच्छे से वैद्य से मेरी बेटी का इलाज कराओ, हमारी एक ही तो बच्ची थी, अब इसके बिना हम क्या करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर वैद्य जी भी बैठकर रोने लगते हैं। उन्हें भी दया आती है, क्योंकि ये जो लड़की थी शांति बहुत चुलबुली थी और बहुत ही नासमझ थी। भले ही ये 9वीं साल में चल रही थी, लेकिन इसकी हरकतें किसी 4 या 5 साल के बच्चे से कम नहीं थी। बहुत ही नासमझ थी, कभी भी स्कूल नहीं जाती थी। माँ बाप ने बहुत कोशिश कर ली थी। 1962 की बात आप लोगों से मैं कर रही हूँ। 1962 की वो रात, जिसको 11:30 बजे यानी 11:45 पर शांति के प्राण पखेरु उड़ चुके थे, तो वैद्य जी भी रो रहे थे। दूसरी तरफ गांव के पड़ोसी कुछ लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि अब तो रात है, सुबह का इंतजार किया जाता है। लेकिन दोस्तों, करीबन
1:30 बजे यहाँ पर इस लड़की शांति के शरीर में हलचल होती है और एकदम ये लड़की खांसने लगती है। वैद्य जी से कहा जाता है कि आप तो कह रहे थे कि इसके अंदर जान नहीं है। तभी वैद्य जी दोबारा से इसकी नब्ज चेक करते हैं, कहते हैं कि अरे शांति तो जीवित है। वैद्य जी के चेहरे पर खुशी आ जाती है। वैद्य जी यहाँ पर कुछ दवाइयों का अर्घ देते हैं, यानी कुछ दवाइयां पिलाते हैं और उसके बाद शांति को सुला दिया जाता है। इन सब के बीच में 2 बज जाते हैं और 2 बजे परिवार खुश रहता है, क्योंकि ना ही तो अब शांति को बुखार था और ना ही शांति के शरीर में कोई ऐसी वैसी दिक्कत दिख रही थी। वो बिल्कुल एकदम शांत होकर सो जाती है। वैद्य जी भी हंसी खुशी अपने घर चले जाते हैं। पड़ोसी भी कहते हैं तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हारी बेटी ठीक है। लेकिन दोस्तों, सुबह से कुछ बड़ा होने वाला था। क्या बड़ा होने वाला होता है? जैसे ही सुबह होती है, सुबह की सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो एकदम से जो शांति होती है उठकर बैठ जाती है। बैठकर अपने हाथों को दिखती है और बहुत जोर से चिल्लाती है, राम कहाँ हो तुम? राम, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। शांति की माँ भागी दौड़ी आंगन से भीतर की तरफ आती है, कच्चे मकान में। वो कहती है, बिटिया क्या हुआ? तू ऐसी हरकतें क्यों कर रही है? वो कहती है कि क्या बोल रही हैं आप? आपकी भाषा कैसी है? यहाँ पर शांति की माँ को लगा मेरी बेटी की भाषा बिल्कुल बदल चुकी है। तभी यहाँ पर शांति अपनी माँ को छोड़ती है, कहती कौन हो आप और मेरे पास क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर कहाँ हूँ? मेरा पक्का मकान ये क्या है? तुम लोगों ने क्या लगा रखा है? शांति बिस्तर से उठती है, टूटी खाट को देखकर अपने आप को सूंघने लगती है। मुझे क्या हुआ? अब मुझ में से तो बदबू आ रही है। तभी वो दीवार, जो कच्ची दीवार थी जिसके ऊपर छान पड़ी हुई थी, उस पर जाकर अपना हाथ रगड़ती है। हाथ रगड़कर जैसे ही उसको सूंघती है तो जोर जोर से उल्टियां करने लगती है। अरे तुम कैसे बेकार लोग हो? दीवार पर गोबर कौन लगाता है? हाँ, जमीन तक तो सुना था, तुमने दीवार पर ही गोबर लेप दिया। ये क्या कर दिया तुमने? और वो बाहर जाती है और उल्टियां करने लगती है बहुत जोर से। मेरे पति राम को बुलाओ। माँ कहती है शायद दिमाग को बुखार चढ़ा है, उसी का सदमा ले बैठा है। अब बात ये थी, जब इसको शांति नाम से पुकारते हैं तो ये बोला करती, नाम नहीं बदला था। यहाँ पर दोबारा वैद्य जी को बुलाया जाता है। वैद्य जी आते हैं, कहते हैं कि नब्ज और सब कुछ ठीक है। उससे पूछा जाता है, वो कहती है कि आप कौन? वो कहते हैं कि बेटा मैं वैद्य हूँ, मुझे भूल गई, मेरे पास तो तू खेला करती थी। वो कहती है कि मुझे किसी को याद नहीं रखना, मेरे पति राम को बुलाइए। मेरा पति हीरो का व्यापारी है, बहुत बड़ा सेठ है। गांव के लोग हंसने लगते हैं। अरे तुझे तो ऐसा बुखार आ गया लगता है, तूने तो बुखारी बुखार में शादी भी कर ली। यहाँ पर गांव वाले बड़े हंसते उसकी बातों को। शांति को समझ आ चुका था कि यहाँ पर मामला ऐसे नहीं संभलेगा। यहाँ पर शांति को बहुत ही प्यार से, लाड़ और दुलार से रखा जाता है। वो अपने हाथों को बार बार घिसती थी और एक बार तो उसने ऐसा किया, आपने कभी देखा होगा तोरई कभी सूख जाती है तो वो बिल्कुल बहुत हार्ड हो जाती है, बहुत टाइट हो जाती है। तो शांति अपनी स्किन को यानी उस तोरई के सूखे हुए हिस्से से घसने लगती है, रगड़ने लगती है। मेरे हाथ इतने काले क्यों हैं? क्योंकि जो ये बच्ची थी 8-9 साल की, ये काली थी। अब दोस्तों, ये मामला क्या चल रहा था? शांति करीबन 2 हफ्ते तक एक ही उसी कच्चे मकान में सोचती रहती है, दीवारों से सोचती रहती है, अपने आप को संभालती है। तभी यहाँ पर शांति कहती है कि ठीक है, मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन मुझे पढ़ना है। अब यहाँ पर सब लोग हैरान, भैया जिसने पढ़ने के नाम से जिसको हवा लगता था, वो आज पढ़ने के लिए बोल रही है। वो कहती है कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल में पढ़ना है। माँ अपनी बेटी की खुशी के लिए दिमाग थोड़ा सा बदलेगा, उसे स्कूल छोड़ आती है। उस जमाने में जबकि बेटियों के पढ़ने पर बहुत विरोध था, लेकिन ये माँ बाप अपनी इकलौती बेटी शांति से बहुत प्रेम करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर शांति स्कूल में जाती है, क्लास में चुप बैठ जाती है। मास्टर जी जो वहां पर दीनानाथ थे, दीनानाथ शांति को देखते हैं और कहते हैं कि अरे आज तो कक्षा में नया बच्चा आया है। अब दीवार पर जैसे ही दीनानाथ पढ़ाते हैं, शांति अपने स्थान से उठती है, क्योंकि जमीन पर बैठना था, और उस सवाल को एकदम से कहती है, क्या मास्टर जी, ये कोई पढ़ाने की चीज है? ये बच्चों वाली चीजें क्यों पढ़ा रहे हैं? तभी और बच्चे हंसने लगते हैं। अरे शांति तो बड़ी हो गई। अब यहाँ पर शांति करीबन 10 दिन तक उस स्कूल में आती है और जाती है। माँ बड़ी प्रसन्न होती है कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, जबकि माँ ने अपनी बेटी की थोड़ी बहुत इंग्लिश भी सुनी थी। दोस्तों, यहाँ पर शांति मास्टर जी से घुल मिलने लगती है। मास्टर जी जो दीनानाथ होते हैं, वो उनके सामने एक बात रखती है। वो कुछ टाइम के लिए कहती है कि क्या आप मास्टर जी मुझसे बात कर सकते हैं? मास्टर जी कहते हैं कि हाँ बेटा, क्या बात है?
वो कहती है कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, ग्रामीण क्षेत्र है और आप मुझसे सबके सामने बात कीजिए। वो कहती है कि मास्टर जी बाहर खुले में तो आप बात कर सकते हैं। शांति बैठती है, 9वीं साल में बच्ची। वो कहती है कि मास्टर जी मैं मुंबई की रहने वाली हूँ, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ, लेकिन मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मेरे पति हैं जिनका नाम राम है और मेरे देवर हैं जिनका नाम हनुमत है। मेरे पति गुजराती हीरो के व्यापारी हैं और मुझे उनके पास तक पहुंचना है और उन्हें खबर पहुंचानी है कि मैं ठीक ठाक हूँ। मेरी मृत्यु करीबन 1 बजे हुई थी मुंबई में और वहां पर भी मेरी देखरेख एक वैद्य जी कर रहे थे। मेरे पति जो मेरा घर है वो निवास है यहाँ पर वो गिरगांव और चरनी रोड के बीच में पड़ता है। चरनी रोड जो कि मुंबई में है, यानी मराठाओं की भूमि उधर पड़ती है और वहां पर बहुत सारे हीरो के व्यापारी रहते हैं। अब यहाँ पर ये कहती है कि मेरी आप बात ध्यान से सुनिए, वहां पर मेरा बहुत बड़ा घर है और मेरे पति वहां पर मेरे देवर के साथ रहते हैं। 3 मेरे बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटियां। मैं एक पत्र लिखना चाहती हूँ, आप मेरा बस एक छोटा सा काम कर देना, मेरे इस पत्र में लिखे हुए पते पर पहुंचा देना, यानी जो चिरगांव यानी यहाँ पर गिरगांव है उसका नाम, माफ करना चिरगांव बोल दिया। चिरगांव और चरनी रोड के बीच में जो मकान है, मैं पूरा पता लिख रही हूँ, ये चिट्ठी वहां पर ही पहुंच जाएगी। यहाँ पर ये एक कॉफी यानी उससे मांगती है। अब वहां पर कलम तो बात थे, क्योंकि उस जमाने में पेन मिलना बहुत बड़ी बात थी। पेंसिल का इंतजाम होता है, उसको लेकर ये बैठती है और एक पत्र की तैयारी करती है। हीरो का व्यापारी जिस पति का नाम राम होता है, 3 बच्चों का नाम लिखती है और उससे कहती है मैं तुम्हारी पत्नी यहाँ बिहार में फंसी हुई हूँ, मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर लेने के लिए आओ और तुमने जो मुझे अंगूठी दी थी उस अंगूठी के बारे में मुझे और आपको ही पता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। हीरो की अंगूठी में कुछ लिखा हुआ था जो यहाँ पर राम ने अपनी पत्नी को दी थी। अब मास्टर व्याकुल होकर एक सवाल पूछने लगता है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि वहां पर तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ पर शांति कहती है कि वहां पर भी मेरा नाम शांति था, आप ये बात गांव में किसी को मत बताना वरना हल्ला गुल्ला मच जाएगा और लोग परेशान हो जाएंगे, मेरे पति को एक बार आने दीजिए। यहाँ पर शांति हर रोज एक चिट्ठी लिखती है, हर रोज अपने पति के नाम बहुत सारी नई नई जानकारी मिलती है। उधर ये चिट्ठियां मुंबई पहुंच जाती है, जो गिरगांव होता है जहां पर इसके पति रहते हैं। वो चिट्ठियां पहुंच जाती हैं, पहुंचते पहुंचते पति उन चिट्ठियों को इकट्ठा कर लेता है, लेकिन शांति बहुत सारे राज खोलने वाली थी, ऐसे राज जो उसकी मृत्यु से भी जुड़े हुए थे। और क्या ये मामला था, दरअसल मैं आपको बताऊं, जो शांति थी मुंबई वाली, वो राम की पत्नी सच में ही थी और जो पत्नी रात को करीबन 1 बजे जिसकी मृत्यु हुई थी 1962 में, यानी उसी रात जिस रात इस शांति को बहुत तेज बुखार था और ये कुछ समय के लिए मृत हो जाती है। उसके बाद करीबन 1 से 1:30 बजे मुंबई में रहने वाली शांति की मृत्यु होती है 1 बजे और वो 1:30 बजे इसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। ये मामला ऐसा समझ में आता है, लेकिन अभी सुलझा नहीं लग रहा। दोस्तों यहाँ पर सेठ जब नई नई जानकारी पाता है तो उसे यकीन होता है कि हो ना हो कुछ ना कुछ तो बातें मुझे जरूर वहां पर मिलेंगी। ये सेठ अपने भाई से यहाँ पर कुछ बातें वो पत्र में लिखती है और कहती है कि देवर जी को बिल्कुल भी ये पता ना चल जाए कि मैं आपको चिट्ठियां लिख रही हूं। तो वो यहाँ पर राम अपने भाई हनुमत को बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देता है और दोस्तों वो उन चिट्ठियों को संभाल कर ट्रेन पकड़ता है यहाँ पर वो बिहार के लिए। अब बिहार की ट्रेन आपको पता है उस समय यातायात कैसा था, करीबन 2 से 2.5 दिन में ये पहुंच पाता है पटना और पटना से फिर यहाँ पर बिहार, यानी इसको 3 दिन लग जाते हैं। शांति को इन सब चीजों को करते करते करीबन 1 से 1.5 महीना हो जाता है और उसकी निगाहें हमेशा रास्ते पर टिकी रहती, मेरी चिट्ठियों का कोई जवाब आए। दोस्तों यहाँ पर ये व्यक्ति आता है जो राम होता है, मोटा पेट, बड़ा सुंदर, माथे पर तिलक और टोपी और मानो पूरा व्यापारी था, सोने चांदी में लदा और बहुत ही गम में डूबा था क्योंकि उसकी पत्नी का निधन हो चुका था। लेकिन पत्नी के आसार यहाँ से मिल रहे थे। अब वो बहुत असमंजस में था कि पत्नी जीवित है या मृत है। वो कैसे यकीन करे, जिस पत्नी को अपने हाथों से अग्नि में विलीन होते हुए देखा है, वो इतनी दूर बैठी हुई कैसे बातें कर सकती है। ये हैरानी वाली बात थी। यहाँ पर जो राम होता है उस गांव में आता है और गांव में कहता है कि यहाँ पर कोई शांति है, फलानी तारीख को वो तारीख बताते हैं और 1962 का जो
टाइम चल रहा था वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे, वो कहते हैं कि अरे हाँ उसके साथ हादसा हुआ था लेकिन बेचारी बच गई, नवी साल में वो लड़की चल रही है। दोस्तों यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है सेठ के पीछे। अब सेठ उस कच्चे मकान में पहुंचता है और मन में सोचता है कि यहाँ पे कैसे हो सकता है, इसे मैं क्या समझूं। इसके बाद सेठ जैसे ही घर में प्रवेश करता है, जो शांति बिल्कुल ऐसे रहा करती थी उस घर में जैसे दूसरों के घर में रहती है, वो आकर सेठ को गले लगा लेती है। अब ये बात देखकर सेठ उसे अपने गले से हटाते हैं और कहते हैं, थोड़ा सा कौन हो तुम, बच्ची हो तुम, मेरे गले कैसे लग रही हो। वो कहती है कि अपनी शांति को भूल गए, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये बात देखकर जो पूरा घर होता है वो हैरान। माँ बाप कहते हैं कि बेटी तुम्हें लज्जा नहीं आ रही, तुम पराये पुरुष और जिसको हम भी नहीं जानते उसके गले लग रही हो। गांव में 8-9 साल की बच्ची काफी बड़ी हो जाती है, ये कहते हैं गांव वाले। दोस्तों यहाँ पर शांति बैठकर अब अपने माँ बाप को बिठाती है, गांव वाले होते हैं, और वो कहती है कि मैं इनकी पत्नी शांति हूँ, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। घर वाले कहते हैं क्या बात कर रही हो, ऐसी बातें क्यों कर रही हो लाडो, हम तुम्हारे बिन कैसे रहेंगे। तो वो कहती है कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने जब से मैं यहाँ पर रह रही हूँ इसी बात की छानबीन की है। जिस रात आपकी बेटी की मृत्यु होती है उसी रात मेरी मृत्यु होती है इनके बाहों में। यहाँ पर मेरा इलाज चल रहा था, करीबन 15 दिन मुझे एक जहर से जूझते हुए हो गया था। वो जहर मेरे शरीर में फैल चुका था। क्यों जी बताइए, मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। राम खड़ा देखता रह जाता है। दरअसल ये कहानी ऐसे होती है कि शांति अपने पति को बताती है और अपने परिवार वालों को बताती है। इनका जो सेठ हनुमत होता है वो जहर इस सेठ को देने वाला था, यानी अपने बड़े भाई को, क्योंकि हनुमत इसके बीवी बच्चों को अपनाना चाहता था। कई बार उसने शांति के साथ अभद्र व्यवहार किया था, लेकिन शांति चुप हो जाती है। जो हनुमत होता है, शांति और उसके पति के अलावा, राम के अलावा उस हनुमत का कोई भी नहीं था। 3 उसके बच्चे थे। हनुमत को पूरी जायदाद और यहाँ पर अपने बड़े भाई राम की पत्नी चाहिए थी। वो इस मनसा से एक गिलास में दूध में थोड़ा सा जहर डालकर रखता है, जिसे वो अपने भाई के लिए रखता है। यहाँ पर सेठ जो मुंबई में रहता है, अच्छा खासा कमाता है, धन दौलत ऐश आराम की जिंदगी थी। सोने चांदी के बर्तनों में तो ये खाना खाया करते थे। इस बात से जो हनुमत है उसे हमेशा जलन हुआ करती थी। कई बार उसने अपनी भाभी को गलत नजरों से देखा था। कहता था कि भाभी तुम्हें मैं पाकर रहूंगा जब तुम्हारे पास। यहाँ पर वो हीरो का काम भी सीख रहा था अपने भाई से, लेकिन राम अपने भाई हनुमत से बहुत प्यार करता था। कहता था कि मैं तुम्हें एक दिन लायक बनाकर छोड़ूंगा, लेकिन वो जहर जो भाई के लिए रखा जाता है, अब जब रात को पति पत्नी एक कमरे में अपने बच्चों के साथ होते हैं, हनुमत अलग होता है, तो यहाँ पर आज सेठ कहता है कि इस खाने को मेरा मन नहीं है दूध पीने का, तुम पीना चाहती हो तो तुम पी सकती हो। शांति उस दूध को स्वयं ग्रहण करती है और उसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगती है। यहाँ पर जब उसे बुलाया जाता है वैद्य को, तो वैद्य कहते हैं कि भाई इसको तो विष दिया गया है, लेकिन कहीं से भी पता नहीं चलता कि ये विष किसने दिया है। यहाँ पर वो करीबन 15 से 20 दिन उस जहर से जूझती है, और उसी रात, जिस रात इस बिहार वाली शांति की मृत्यु होती है, उसी रात उस मुंबई वाली शांति की मृत्यु होती है। केवल 1 घंटा का एरफेर था जिसमें दोनों ही अदला बदली होती हैं। कमाल की बात थी ये घटना, हैरान करने वाली बात थी। दोस्तों ऐसी ही एक घटना जो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी, जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां पर लिखी हुई रखी है भारत की ऐसी घटना। और ये दूसरी ऐसी घटना है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। आमतौर पर हम पुनर्जन्म के बारे में बात करते हैं। शांति ये जब सारे भेद अपने परिवार के सामने खोलती है तो माँ बाप की बात पल्ले नहीं पड़ती है। क्या कह रही हो? पति सब कुछ समझ जाता है, कहता है ऐसी बात है, ये मेरी पत्नी है। दोस्तों यहाँ पर माँ बाप कहते हैं देखो कुछ भी हो, लेकिन ये देह में तो हमारी बेटी की में है, हम आपको इसको नहीं दे सकते। सेठ कहता है कि कैसे दोगे? दोस्तों यहाँ पर वो लोग कहते हैं 9 साल की शांति की 1962 में यहाँ पर उस सेठ राम से शादी कर दी जाती है। शादी करने के बाद शांति को विदा किया जाता है। माँ बाप मान जाते हैं कि अब हमारी बेटी ने आपके फेरे ले लिए हैं। शांति को लेकर जब ये अपने घर आता है तो देवर बहुत नॉर्मल रह रहा था, लेकिन भाई के मन में भाई के लिए प्रेम था, लेकिन एक जलन भी थी।
यहाँ जो राम होता है हनुमत को अलग कर देता है, भाई अपना रहना खाना तू अलग कर, तुझे आधा हिस्सा दिया जाएगा। आधा हिस्सा देने के बाद हनुमत को छोड़ दिया जाता है। हनुमत गुजरात पहुंच जाता है और उनके परिवार से दूर रह लेता है और जिंदगी भर ऐसे ही रहता है। शांति के कई विदेशों से लोग आकर इंटरव्यू लेते हैं और आज भी उनकी कई बहुत सारी यादें ताजा रखी गई हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखला कर जाती है। शांति अपने तीनों बच्चों को बहुत प्रेम करती है और यहाँ पर जो राम थे वो अपनी पत्नी को जवान होने देते हैं। जब यहाँ पर शांति करीबन 16 साल की हो जाती है तभी यहाँ पर राम अपनी पत्नी को हाथ लगाते हैं। तब तक वो अपनी पत्नी को हाथ तक नहीं लगाते हैं क्योंकि उन्हें भी एहसास था कि मेरी पत्नी का शरीर छोटा है, उम्र भले ही इसे ज्यादा लगती हो, बुद्धि मेरी, आत्मा मेरी पत्नी की है। कहते हैं उसके बाद करीबन ये 45 साल की उम्र में ही जो शांति होती है इस दुनिया से चली जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि उसकी जितनी उम्र रह चुकी थी वो उम्र इसने इस शरीर में पाई, इसलिए इस दुनिया से चली जाती है। लेकिन जब तक वो 45-46 साल की होती है तब तक अपने बच्चों को सक्षम और सही बनाकर जाती है। दोस्तों, ये ऐसी घटना है जो बहुत हैरान करने वाली है। ये विश्व की दूसरी ऐसी घटना है जो भारत में ही घटित हुई है, पहली वाली, और ये घटना बहुत ही सेम लगती है, मिली जुली लगती है। इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? दोस्तों, यहाँ पर इसका अंत बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस घटना की जो कुछ लाइनें थी वो विचलित करने वाली थी। क्या कोई अपना सगा इतना ऐसा हो सकता है, इतना धोखेबाज हो सकता है? कलयुग है भाई, कोई कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये चीज पहली बार महसूस की थी कि एक वे महिला जहां मृत्यु हुई, दूसरी बार उसका यानी आत्मा ने प्रवेश किया, इसमें पुनर्जन्म नहीं हुआ। यानी आत्मा ने वस्त्र की तरह एक शरीर को दूसरे शरीर में बदल दिया। बहुत चमत्कारिक घटना है, बहुत हैरान करने वाली घटना है। ये घटना काफी दिलों को छूती है। जैसी भी आपको लगी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कैसी लगी आप लोगों की स्टोरी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब उन परिवार वालों का नाम जो मेरा परिवार हमेशा मेरा साथ देता है। आशा गुप्ता कैसी हो प्यारी बहन, के भी ज्यादा राजकोट बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील सैनी भाई कैसे हो, किरण वालिया बहुत बहुत धन्यवाद। बिटी का बॉस कैसी हो, नवेदिता बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद पाठल्य बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना कुमारी बहुत अच्छी बहन है। हनी राव बहुत बहुत धन्यवाद। योग माया शाहू बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान तारा सरस्वती बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा कुमारी भाई हैं हमारे, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। गायत्री मणिकपुर से बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश अवस्थी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल व्यास बहुत अच्छे भाई हैं। सीमा बहन लखनऊ से बहुत अच्छी बहन है। यहाँ पर मध्य प्रदेश से राजेंद्र सोनी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर नीता कुंतल बहुत प्यारी बहन है, मथुरा से हमें देखती हैं। सीमा अरोड़ा दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है, बहुत प्रेम करती हैं। एक बहन सीमा लखनऊ से हैं। मदन तोमर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश भाई कैसे हो, प्रशांत कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। नवल जहां बहुत अच्छे भाई हैं। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। कविता शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ कैसे हो, सिंघानिया बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण स्वरूप बहुत अच्छे भाई हैं। श्याम वेद बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज कुशवाहा बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष भाई कैसे हो, पिंकी बहन कैसी हो, राजेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम नोएडा से बहुत बहुत धन्यवाद। किरण वालिया बहुत अच्छी बहन है। आशा शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू मिश्रा बहुत अच्छी बहन है। लाला सिंह चौहान बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा भाई कैसे हो, कुलदीप कौर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी बहुत अच्छे भाई हैं। ऐश्वर्या माँ कैसे हो आप, योग माया शाहू बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मधु मनमा मुझे मथुरा से देखती हैं, बहुत प्यारी माँ है। महेश बहुत बहुत धन्यवाद। शक्ति बहुत अच्छी बहन है। पप्पी शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। शरीफ बाला बहुत प्यारी बहन है। राजेश चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु ठाकुर बहुत बहुत धन्यवाद। सिकंदर सिंह बहुत अच्छे भाई हैं। यहाँ पर कमलेश बिष्ट बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। महेश कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना दुबे बहुत प्यारी बहन है। अंजना कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनर बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर नीलेश विश्वकर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। मंजू चौधरी कैसी हो प्यारी बहन, बहुत अच्छा लगा, आपके फोटो बहुत अच्छे हैं, आपका परिवार बहुत अच्छा है, सदा खुशी रहो मेरी बहन पर भगवान अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। खुशी सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। अर्चना दुबे बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत प्यारे भाई हैं। मिष्टी सोनी बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु सोनी ये दोनों भतीजे भतीजी हैं। राजा राम भाई कैसे हो, ऐश्वर्या माँ कैसी हो, बबीता सिंह दिल्ली से कैसी है मेरी प्यारी बहन। महेंद्र दीक्षित बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ
यहाँ पर मेरे एक और भाई हैं, राजकुमार निर्मलकर भाई, जो मुझे बेटी की तरह रखते हैं। थैंक यू मेरे भाई, परिवार में सब अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। तारा देवी, ये भी मुझे दिल्ली से देखती हैं, बहुत प्यारी बहन है, घर में शादी है तो थोड़ी व्यस्त है। अब जिनके भी नाम रह गए हों उनके लिए मुझे माफ करना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।